पढ़ चुपचाप पढ़ के चुपचाप चलते बकवास। हाँ चलो कैप्सूल कोर्स शुरू करो। गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच में क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। समझ में आ गया ना? देखो ये क्या है? ये दर्पण है। बोलना नहीं है, ये अवतल दर्पण है ना? अवतल दर्पण में ठीक अवतल दर्पण है। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और वक्रता केंद्र और पोल को मिला देंगे तो प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष बन जाएगा, जो कि एक्स पी क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है ना? ए भी एक जो बोलेंगे वही लिखना है। माना कि ए भी एक छोटे द्वारा का अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी ई क्या लिखा है मत रखो, जो बोल रहे हैं वही जरूरी है। वो तो सिस्टमेटिक रूप से लिखा हुआ है, तो उल्टा पुल्टा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अपना चलता है। लिखना क्या है? पहले एफ बराबर टू सिद्ध करना होगा। स्मॉल एफ बराबर सिद्ध करना है कैपिटल आर बाई टू। स्मॉल एफ पोल से लेकर के फोकस बीच की दूरी क्या कहते हो? तो वो दर्शाया काहे ना है फोटो में? इसे फोकस दूरी कहते हो, स्मॉल एफ कहते हो, फोटो में दर्शा देना। वक्रता केंद्र से लेकर के फिर इसके बीच की दूरी क्या कहते हो? वक्रता त्रिज्या कहते हो, कैपिटल आर। फिगर में दिखाना सब बात समझ जाएगा ना? बना लेना बढ़िया से। ये हो गया, अभी लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ये फोकस हो गया और यहाँ से यहाँ वक्रता केंद्र से पोल की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, हम लोग कल कर चुके हैं। तो माना कि ए भी एक छोटे द्वारा अवतल दर्पण है, इसका पोल पी, फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी है। माना पुनः माना कि फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है। समझ में ना? एम एन प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष का मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो दर्पण से एन बिंदु पर टकराती है। टकराने के बाद प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष को एफ बिंदु पर काटती है। समझ में आ गया ना? काटी है ना यहाँ पर? ये आई टकरा के ऊपर से काटी, इतना काट दिया। कौन अभी रुको ना, पहले बता रहे हैं, जो बता रहे हैं उसको देखो ना। अभी इतना बात हम लोग कर लिए, किरण आई टकरा के वापस लौट गई, ये बात हो गया। तो परावर्तक नियम से परे हो। अब देखो यहाँ से क्या करो, सी से एन को मिला दो। सी से एन क्या करेंगे हम लोग? डॉट लाइन से ये एक एंगल, ये दो एंगल। किरण आई टकरा कर वापस गई। आपतित किरण परावर्तित किरण, जहाँ टकराया वहाँ अभिलंब होगा ना, सॉरी वहाँ आपतन बिंदु होगा। किरण एम एन एक आपतित किरण है, आने वाली किरण है दर्पण से टकराई बिंदु एन पर और टकरा वापस लौटी एन आर, लौट गई ना। जहाँ टकराएगा उसे क्या कहते हो? आपतन बिंदु या आपात बिंदु कहते हो। उस पर लंब खींचते हो तो उसे क्या कहते हो? अभिलंब नॉर्मल कहते हो। तो एन सी क्या हो गया? नॉर्मल या अभिलंब हो गया, है ना? एन सी नॉर्मल अभिलंब हो गया। तो दर्पण, तो ये कौन? आपतन कौन? ये कौन? परावर्तन कौन? हो गया ना? इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 कह दिया। इसको क्या मान लिया? यहाँ से एंगल 3 कह दिया। सी एन अभिलंब हो गया, नॉर्मल हो गया। परावर्तन के नियम से एंगल 1 बराबर क्या होगा? एंगल 2 होगा कि नहीं होगा? हाँ, अब देखो परावर्तन नियम से एंगल 1 बराबर एंगल 2 बना। जहाँ जहाँ जेड बनता है वहाँ कौन कौन होगा? एकांतर कौन है? देखो ऐसे कर करके ऐसे फिगर किया, ऐसे फिगर किया, ऐसे फिगर किया, यही कोण दोनों बन रहा जेड। 1 बराबर 3 कौन एंगल हो जाएगा? एकांतर कौन। 1 बराबर 2 परावर्तन नियम से 1 बराबर 3 एकांतर कौन। 1 और 2 से 1 बराबर 1 तो 2 बराबर क्या होगा? 3। अब बोला है यहाँ पर 2 और क्या होगा? 3 आपस में बराबर होगा। और जब 2 और 3 आपस में बराबर होगा तो तब देखो त्रिभुज किससे, यानी कि 2 और 3 आपस में बराबर है, इसीलिए एन एफ बराबर क्या होगा? सी एफ होगा। 2 और 3 आपस में बराबर है तो त्रिभुज सी एफ एन। अब यहाँ स्तंभ वाली बात उस वैसे था, 2 और 3 आपस में बराबर है, सी एफ एन एक संधिबाहु त्रिभुज होगा ना? संधिबाहु त्रिभुज का 2 भुजा बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होते हैं, या बराबर कोण का सामने वाला भुजा क्या होता है? बहुत बार कह चुके हैं हम। 2 और 3 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब 2 के सामने वाला भुजा ये और 3 के सामने वाला भुजा, यानी कि एन एफ बराबर सी एफ। तू पढ़ा है ये सब? तू पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो तो हाँ तो पढ़ो अभी। 2 के सामने का भुजा एफ सी और 3 के सामने का भुजा एन एफ आपस में क्या होंगे? बराबर। सुनो समझ में सब आएगा, तो आपस में बराबर होंगे। तो एन एफ बराबर क्या हो गया? इसीलिए सी एफ, कारण बता दिए। बराबर कौन के सामने वाला भुजा बराबर होते हैं? संधिबाहु त्रिभुज पढ़ा होगा थ्योरम, यानी कि एन एफ बराबर क्या निकल गया? सी एफ, यानी कि एन एफ और सी एफ आपस में क्या है? बराबर है। अब यदि आपात बिंदु एन जो है ध्रुव पी के क्या होगा? बहुत करीब होगा, अत्यंत करीब होगा। ये इधर घुसका करके इसके पी के बहुत करीब ला दो। पी के बहुत क्या करना है? करीब ला देंगे। इसका मतलब एन से एफ के बीच की दूरी होगा वो होगा पी से एफ के बीच की दूरी, लगभग ये सट जाएगा। तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा, होगा ना? एन एफ बराबर क्या हो गया? पी एफ। ये बात हम कह दिया। अभी यहाँ कहा था समीकरण 3 में कहा था एन एफ बराबर क्या कहा था? अब एन एफ बराबर क्या करे हो? इसका मतलब 3 और 4 से सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि सी से एफ के बीच की दूरी बराबर पी से क्या हो गया? बस प्रूफ हो गया।
सी एफ बराबर क्या है, सी एफ बराबर क्या है, CF पी है, दोनों आपस में बराबर है नहीं, जब बराबर है इसीलिए पी सी एफ और पी एफ एफ पी आपस में क्या होंगे, आपस में अभी मैंने कह दिया। अब दोनों बराबर होंगे तो बोलो पी से लेकर के एफ तक बराबर क्या लिखेगा, पी से सी या पी से एफ तक क्या लिख सकते हो, पी एफ बराबर पी एफ प्लस सी एफ बटे 2 लिख सकते हो, पी एफ बराबर पी एफ प्लस सी एफ, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, 1 टका 1 टका 2 टका, 1 प्लस 1 भागा 2 कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा उससे, कुछ ना फर्क पड़ेगा। पी एफ और सी एफ बराबर है तो पी एफ बराबर क्या लिख सकते हो, पी एफ प्लस सी एफ बटे 2, 1 प्लस 1 कट गया, फिर इतना बचेगा ना, अच्छा इतना बच गया। अब पी एफ प्लस सी एफ को क्या बोले हो, भवगर आर यानी कि पी सी बोले हो, अब पी सी यानी कि आर, इसको पी एफ को क्या बोले, स्मॉल एफ यानी कि स्मॉल एफ बराबर ही प्रूफ हो गया यहाँ से कैपिटल आर बाय 2, यानी कि फोकस दूरी फोकस त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, हो गया प्रूफ। हो गया, और कुछ था नोट्स था तब ना प्रूफ कर दिए तुरंत, 5 मिनट में कर दिए, नहीं रहता तो नहीं लगता, इसलिए बोले चित्र बनाते फिर उसके बाद टाइम लगता है ना। लिखते, सर, हाँ अब यहाँ से देखो, यहाँ पे वही बात किए हैं तो एक है जरूरी, एक को ना इन्हें के एग्जाम किस दर्पण में करो, ऐसा कहा है कभी तो सीधा क्या, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना, सीधा क्या बोलेगा एग्जाम, एफ बराबर आर बाय 2, ऐसे तो डेरी चैप्टर अभी है करने के लिए, एफ बराबर क्या सिर्फ कहेगा तुमको प्रूफ करने के लिए, आर बाय 2 प्रूफ करेंगे, देखा है एग्जाम में, हाँ ये रहता है उन्हें के दर्पण में किसी बराबर आर बाय 2 प्रूफ करिए, समझ में आएगा ना, तो आराम से कर देना। अब अगला टॉपिक करता गोलीय दर्पण में अथी फोकसांतर और हाँ समान दर्पण बोला है तो मोना मन है कौन दर्पण लेंगे। अब समतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर जरूरी है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होती है, समतल होती है, पता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, आपस में समतल होती है। उत्तल दर्पण की सतह क्या होगी, ऊंची होगी। अवतल में क्या होगा, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु की अपेक्षा क्या होती है, बराबर प्रतिबिंब। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब चलो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। वास्तविक बनेगा तो सीधा उल्टा होगा और काल्पनिक बनेगा क्या होगा, सीधा होगा। बस यही बात हम लोग देखे थे। अवतल दर्पण में क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से कभी बड़ा बनेगा, कभी छोटा बनेगा, कभी बराबर बनेगा, तीनों होती है। ये बात हम लोग कर चुके हैं। नहीं, अब यहाँ पर है तीनों में पहचान स्पर्श विधि द्वारा, प्रतिबिंब विधि द्वारा। ये यही बात यहाँ लिखा हुआ है, अंतर लिखा है ना, जो अंतर भी यही बात, स्पर्श करके छू करके। जिस दर्पण का 3 दर्पण दिए तुम्हारे पास, एक समतल दिए, एक उत्तल दिए, एक अवतल दिए, बताओ इसमें से कौन, हमको तुमको नहीं है पता, मान लो तुमको 3 दर्पण हम दिए ना, हम बोले बताओ छू करके सिर्फ बताओ, क्या करें बताओ, कौन कौन दर्पण है बताओ। दर्पण क्या करेंगे, परावर्तक सतह को सब बिंदु पर क्या करेंगे, हम लोग हाथ से स्पर्श करेंगे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूरा प्लेन बुझाएगा बोल देंगे कौन दर्पण है, समतल। जिसका परावर्तक सतह उठा लगा उसे बोलेंगे उत्तल, जिसका धंस लगा उसे क्या बोलेंगे, बस यही बात लिखा है यहाँ पर। अब प्रतिबिंब विधि द्वारा अभी जानबे किए हो, प्रतिबिंब विधि द्वारा समतल दर्पण होगा तो उससे काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के साथ बराबर बनेगा। जब भी बोला था वही बात इसमें भी है, प्रतिबिंब विधि द्वारा तो कर चुके तीनों का प्रतिबिंब। तीनों मतलब हाँ, एक वो पूछ उपयोग देखो, अवतल दर्पण उपयोग कहाँ करते हो, हजामती दर्पण दाढ़ी बनाने में करते हो ना, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग। और उस कंडीशन वस्तु रखते हो फोकस और पोल के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना चीज को, किताब फटवा दिया है इसका, समझ में आ गया ना, ये हो गया। और इसका करते हो सर्च लाइट में उपयोग, मोटर कारों की हेडलाइट में, मतलब कहाँ, हेडलाइट जो आगे उसमें करते हैं हेडलाइट में गिरेगा, सॉरी मिरर था, आगे बल्ब जो सतह के रूप में हेडलाइट वही नहीं करते। अरे नहीं करते, गाड़ी का हेडलाइट फोड़ दिया तो बोलते किसको फोड़ता है, समझ गए समझ गए ना। हाँ, हेडलाइट समझ। दंत चिकित्सा में दांत को स्पष्ट देखने के लिए, क्यों, इसमें तो प्रतिबिंब बना बनेगा, हमें सब चर्च से बनता है। नाक, आँख, कान आदि के जांच में बनेगा। तुमको तो इमेज के साथ डायग्राम था, हम उस समय पढ़ाए थे। हाँ सर, हाँ, अभी होगा ना, टेलीग्राम में डाला होगा, जानकारी के लिए जान लो। सोलर कुकर या सोलर भट्टी में उस कंडीशन में जब एक क्वेश्चन आंसर बनेगा, जब अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर या खाना पकाने में किया जाता है, और उस कंडीशन वस्तु कहाँ रखते हो, फोकस रखते वस्तु को। नहीं, हाँ बस, हाँ सही बोले हम, वस्तु कहाँ रखते हो और फोकस पर। किरण कहाँ आती है, अनंत से आती है, अनंत से आती है। जिस कंडीशन में सोलर कुकर में खाना बनाओगे और दर्पण यूज किया जाता है, तो जहाँ होगा ना दर्पण का फोकस, वहाँ रखना डेक्ची को, कुकर को रखना वहाँ पर। अब बस किरण कहाँ से आएगी, अनंत से आएगी।
तो अनंत किरण आएगी तो कहाँ आकर मिलेगी? सब फोकस पर, लाइट होगा सब हाँ कंसंट्रेट, सर, सब एक ही इंटेंसिटी जगह ऑफ लाइट ज्यादा होगा तो कुकर गर्म हो, जिससे बचपन में अभी किया होगा प्रैक्टिकल, लेंस से लेकर हाँ कागज सर, जलाया लेंस होगा, से। उसी प्रकार का हम लोग है इसका तो फोटो वो इससे दिखाए पूछना, इससे पूछ लेना जानते पानी हो बड़ा तो। जगह सर। परावर्तक दूरबीन में टेलीग्राम पर इमेज भेजे थे ना, हाँ, एक बार जाकर देखना, टेलीग्राम पर इमेज भेजा होगा, स्लाइड जी मारना सर, सब लेबै मिल सब जाएगा। चीज खोलबै पे सोलर, उसके बाद देखो सोलर कहाँ गया? हाँ, दूरबीन में करेंगे। प्रदर्शन कक्ष, शोरूम में विभिन्न आकार का बड़ा प्रतिमा बनाने, सिनेमा हॉल सब में वही हो गया प्रदर्शन कक्ष में। सर फट गए सर। हाँ, रहने दो, उस सिलेबस सुनने हैं, जिसका कभी फटेगा वो जानेगा, तुमको कष्ट क्या होता है। हायर बिल कमर कॉपी अब देखो, अब उत्तल दर्पण का उपयोग, अरे देखो जितना क्वेश्चन हम मेरे मुंह से डिस्कस कर रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट सब है, फालतू डिस्कस कर नहीं रहे हैं हम। क्रैश कोर्स यही हुआ, समझ में आ गया ना। उत्तल दर्पण का उपयोग देखो, मोटर चालक के आगे साइड मिरर या दृश्य दर्शक या वाहनों के पश्च दृश्यक के रूप में, यानी कि आप बगल में लगाते हो, साइड मतलब हाथ के बगल में नहीं, थोड़ा सा बता कि पीछा की इमेज हम लोग क्या कर सके, क्योंकि तुमको पता है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के पीछे क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है ना। मार्शली कितना बड़ा है, कहीं कहीं अट जाता है मार्शली, इसीलिए दर्पण लगाते हो, बगल में लगाते, पीछा दर्शन, पीछा को दृश्य को देखने में लगाते हो, समझ में आ गया ना। अवतल दर्पण उपयोग हेडलाइट में क्या करते हैं, लाइट को छिद्रने का काम करता है ना अवतल दर्पण, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, छिद्राता भी है ना, ये बात हो गया। अब देखो, सड़क पर रोशनी के लिए प्रकाश स्रोत के पीछे परावर्तक सतह के रूप में, सड़क पर किसके लिए, सड़क पर जो देखते हो रोड पर नहीं लगा होगा, हाँ वही चीज है। अब प्रदर्शन का छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए, मतलब नहीं बुझा, तू देखते हो ना, खुल जा सिम सिम खुल जा, जिन खो नंबर लगता है, कभी लगता है इतना बटन बंद हो गया, तो वही सब दर्पण का ही चमत्कार है। तू उतने बड़ा साइज है और वहाँ दर्पण तुमने समझ देगा, तो अब तुम्हारा जब फोटो बनाएगा ना, वीडियो बनाएगा मिरर देख करके, नहीं समझ में आया, तो छोटा लगेगा उस कंडीशन में। हम लोग जादू बताए थे उसमें, समतल दर्पण में सब बात में है, वो जादू का भी अभी कम है। जादू बताए। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ चिन्ह परिपाटी है, अगर हम पूछा चिन्ह परिपाटी कह चुके हैं, इसको हम लोग मैथ में सब दूरी नापते हैं। यहाँ देखो दर्पण है ना बीच में, दर्पण दैना के तरफ प्लस बामा हाथ के तरफ, कपाल की तरफ प्लस टंग की तरफ, मैथ है बुझ लो। तो दर्पण ये रख दिया, इधर क्या होगा, प्लस होगा, इधर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, नीचा क्या होगा, बस यही बात है। यही बात सेम यहाँ पर है, समझ में गया ना, बस यही है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना, वही चिन्ह परिपाटी है, समझ में गया ना। ये सब जरूरी नहीं, अंतर सब जानते हो तुम, यही अंतर, ये सब बताइए दिए हैं। आवर्धन देखो, मैग्निफिकेशन क्या होती है, इसका निकाल प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखा है सब बात इसमें, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हुआ, टेंशन क्या लेते हो, अरे नोट्स में सब लिखल है, सब लिखल है। वो जो देगा ना नोट्स, उसके पास कलम वाला लिखल का नहीं है ना, इसमें बनाएंगे तो नहीं दिखेगा, इसलिए नोट्स नहीं ले रहे हैं, इसमें दिखेगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज और वस्तु की अनुपात क्या कहते हो, आवर्धन कहते हो। ये आवर्धन का फार्मूला हो गया। H2 सब ऊपर लगा H2 H1 क्या हो गया, HI प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे लगा हो गया वस्तु की ऊंचाई, या इसके भी बटे भी फार्मूला कहते हो, वस्तु दूरी बटा प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु दूरी होता है हमेशा, ये प्रतिबिंब ऊंचाई है। सर बराबर बराबर लिखना जरूरी है, सब फार्मूला होता है, सब बराबर 80 को फार्मूला मत हो रहे हैं, समझ में गया ना। कोनो ये को लिख देंगे इतना होगा, कोनो एक होता है सब होगा, ये सब नहीं है जरूरी। एक चीज याद रखो इसमें, जब m का मान 1 होगा तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और ऐसा कंडीशन मतलब रखें वस्तु को C पर रखेंगे तब होगा, C पर रखते हो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C पर, जितना हमारा वस्तु उतना प्रतिबिंब बनता है, वो चीज हो गया, समझ में गया ना। हाँ, स्नेल का नियम यहाँ कैसे आ गया, यहाँ पे भी लिखा है, तुम गलत से लिख नहीं सर, उसके प्यार से लिखे थे सर। हाँ, तो अभी नहीं है वो, अगला चैप्टर स्नेल का नियम है। हाँ, तो ये हो गया मिरर फार्मूला 1/v, तुम्हें मिरर प्रूफ करने के लिए बाद में प्रूफ करेंगे, अभी सब में प्रूफ करेंगे, अभी जो है लिखा उसको। ये दर्पण सूत्र हो गया, याद कर लेना, दर्पण में होता है प्लस, लेंस में होता है यहाँ प्लस देगा, बाद बाकी सब चीज कोई दिक्कत नहीं, वही बात है, खूब पूछेगा ऑप्शन में। दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला हो गया 1/v प्लस u बराबर 1/ क्या हो गया, v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, f क्या हो गया, फोकस दूरी, समझ में आ गया ना। ये तो नहीं पूछता, पेज छोड़े हो, अच्छा इसलिए छोड़े, नोमेटर छोड़े हो निकाल के लिए। अच्छा देखो यहाँ से चैप्टर खत्म हो गया ना। हाँ खत्म हो गया, चैप्टर कहाँ हुआ सर, ये चैप्टर 1 का भाग है, इसलिए तो कहते हैं 3 घंटा में पूरा तीनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रकाश पूरा 3 घंटा का चैप्टर है, गलत बोलते हैं, नहीं सर, लड़का को पढ़ा हो तो 3 घंटा में खरीद देंगे हम, कोई दिक्कत
अरे नहीं समझ में आया। ये परावर्तन चल रहा है, अपवर्तन चलेगा। अब अपवर्तन सर परावर्तन एक बार सर पीछे होता है सर रास्ता रिवाइज कर रहे हैं सर, इसे पढ़ रहे हैं जल्दी पूछो। नहीं पढ़ा है, चित्र के तू अपना साथ फेर कहने लेकर आया, उससे भुला गया भुला गया तो अब दिक्कत है ना। फिर क्या जहाँ दिक्कत होता है तो अपना फेर लेकर अब पेज लेकर मुँह करके धय उल्टा के यहाँ पूछ लो। अभी जब मेकअप चल रहा है तो मौका है, बाद में फिर ऐसे में खोजने में टाइम लगेगा ना। अब तू कहाँ खोजेगा? परावर्तन सर, हाँ तो क्या हुआ इसमें? प्रकाश का परावर्तन। कहाँ समझ में नहीं आया? और सर ये एगो जगह से वहाँ हम प्रति फेरे में हाँ, तो कल पूछना, छोड़ो हट नहीं तो कल पूछना छोड़ो। क्या है बोलेगा तब ना हम समझ अरे जाएंगे। क्वेश्चन बोलो ना, हम कह देंगे। सर वो सर प्रकाश का परावर्तन लिखाए थे नीचे में सर, जैसे लाइट परावर्तन का समझ वो हम चेंज किए थे, समझा? वहाँ पर अपवर्तन लिखल था, परावर्तन का परिभाषा था, साजन में गलती था, तब हम सही करके बना सर फोटो हम सर वही लिखे सब आश्रम गलत काट के सर लिखे। हाँ तो चलो देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगी? प्रवेश करेगी, उसी क्या कहते हो? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश टकरा के वापस नहीं लौटेगी। प्रकाश जब टकरा रहने दो, अरे बढ़ेगा, सिस्टम सब ठीक है। जब प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। और जब प्रकाश टकरा के वापस नहीं लौटेगा, आर पार चले जाएगा, तब बोलेंगे प्रकाश से क्या हो रहा है? यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, नहीं अपवर्तन बोलेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें होता है रिफ्लेक्शन, इसमें होता है रिफ्रैक्शन। समझ जाएगा ना? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो इस घटना को क्या कहते हो? प्रकाश का अपवर्तन कहते हो। यही बात हो गया, समझ में आ गया ना? अब देखो, जैसे एक यहाँ है, ये रेफरेंस सरफेस है, इस सरफेस ऊपर क्या है? हवा, इससे नीचे क्या है? पानी है। प्रकाश इधर आई, आने वाले किरण क्या कहते हो? आतित किरण। जिस बिंदु पर पड़े उसे क्या कहते हो? आपतन बिंदु। वही वाला बात जो अभी उसमें पढ़ा था। तो इससे क्या होगी? किरण टकरा कर वापस नहीं लौटेगी, आर पार चली जाएगी। किरण क्या होगी? आर पार चली जाएगी। लेकिन जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए किस प्रकार ऐसे, लेकिन जाएगी नहीं, थोड़ा सा अभिलंब तरफ क्या होती है? झुक जाती है। ये कजोटी निकल गया कि जब प्रकाश किरण जाएगी विरल से सघन, विरल मतलब जिसका डेंसिटी कम हो, और सघन जिसका डेंसिटी थोड़ा सा क्या हो? ज्यादा हो। ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हो? अभिलंब। बोलो मत, जो जना जानते उसको दिक्कत होगा, तुम जानते करते हो ना। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हो? अभिलंब कहते होते। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो अपने पद से विचलित होकर अभिलंब की तरफ थोड़ा सा दंडवत परिणाम देती, झुक जाती, याद रखना। समझ में आ गया ना? यही बात हो गया। तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। यहाँ परावर्तन नहीं, रिफ्लेक्शन हुआ है, नहीं परावर्तन के अपवर्तन हुआ है ना, अपवर्तन कोण बोलेंगे। यही कहा था जी। अपवर्तित किरण हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब बीच बने कोण को आपतन कोण बोलेंगे। अपवर्तित किरण और अभिलंब बने को अपवर्तन कोण कहते हैं। समझ में आ गया नहीं बात? ये बात हो गया। और जब जाएगा सघन से विरल, अभिलंब से क्या होगा? यहाँ से दूर भागे, अभिलंब है ना, दूर छिटक गया, ये आर हो गया, या ये हो गया। यही बात इसमें डिस्कस किए थे। अब देखो कुछ डाटा यहाँ है। निर्वात मतलब वैक्यूम होती है, जहाँ कुछ भी नहीं, हवा तवा नहीं, उसमें प्रकाश का वेग ये होता है। पानी में प्रकाश का वेग ये है, कांच में प्रकाश का वेग ये है। अपवर्तन का कारण मतलब क्या होता है? अपवर्तन के कारण क्या है? भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, इसीलिए प्रकाश क्या होती है? मुड़ जाती है। इसी को, यही कारण है प्रकाश का अपवर्तन होता है, नहीं तो अपवर्तन नहीं होता। अपवर्तन का उदाहरण क्या है? पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ टेढ़ी मालूम होना, किसका उदाहरण हो गया? अपवर्तन। पानी में छड़ डूबा देखा ना, टरहा सा थोड़ा रहता है, हिलेगा तो पानी हिलता है। इसीलिए पानी से भरी बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ महसूस होना। कटोरी में रख दो सिक्का, तो सिक्का लगेगा कि ऊपर उठा हुआ नजर आता है, बोलना नहीं है। पानी के अंदर जब मछली तैरता है ना, तो मछली का आभासी स्थिति प्रतीत होना, रहेगा कहीं और दिखेगा कहीं, और रहेगा नीचे दिखाई देगा ऊपर। तो ये सब दिक्कत होती है। और तारे आकाश में क्या होते हैं? याद कर लेना, सब एग्जाम में काफी क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव आती है, समझ में ना? अपवर्तनांक संबंधी पारिभाषिक पद है, तो वही जो बोले हैं तभी वही सब बात इसमें लिखल है, पारिभाषिक पद जो यहाँ बोले थे। अब चलो, वो ऐसी जरूरी भी नहीं है, वैसे कह भी दिया है मैंने। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है ना, अपवर्तन के भी कितना नियम है? अरे 3 घंटा में खत्म करते हैं हम पूरा लाइट को, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? हाँ, मानव नेत्र मिला कर देंगे तुरंत। ये प्रकाश का अपवर्तन, जैसे परावर्तन के 2 नियम है ना, अपवर्तन के भी क्या है? 2 नियम है, समझ में आ गया ना? उसमें क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होंगे? तीनों एक ही तले में होते हैं।
ये बात हो गया। अब ये तो समझ गया ना, वहाँ था आपतित किरण परावर्तित किरण, यहाँ परावर्तित किरण की जगह पर कौन आएगा? अपवर्तित किरण। बाद में की सब वही गप, दिक्कत है कोनो? किन्हीं दो माध्यमों के लिए या निश्चित रंग के लिए, तरंगदैर्घ्य के लिए मतलब वेवलेंथ के लिए, प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात क्या होगा? फिक्स होता है। इसी को एंगल आई में लगा दो साइन, आर में लगा दो साइन, और दोनों का अनुपात नियतांक होता है। इसी को अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हो। इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। म्यू बराबर कर सकते साइन आई बटे साइन आर। हाँ, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये दो नियम हो गया। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के दो नियम हो गया, समझ में आ गया ना। क्रांतिक कोण क्या होती है? जब प्रकाश किरण जाएगी सघन से विरल माध्यम में तो ये सतह पर लौटेगी। अच्छा हाँ, ये तो जाने वाला है, यहाँ पर है। जब प्रकाश किरण जाएगी कहाँ? सघन से कहाँ जाएगी? विरल में। तो ये उस कंडीशन में अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तब उसी क्या कहते हो? क्रांतिक कोण। इस एंगल क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण बोलेंगे। और जब इसी माध्यम में गई, इसी में लौट आई, यानी कि 100% सघन से गए, सघन में लौट आया, तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांतरिक क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तन बोलेंगे। यही सारा बात डायग्राम दिखाया गया है। ये भी पूछा है क्या एग्जाम में? हाँ, यही पूछा था, पार्श्विक विस्थापन है हाँ। ये क्वेश्चन। यहाँ देखो, ये एक कांच का बनाया है टुकड़ा, इस प्रकार से क्या बना हुआ? कांच का टुकड़ा बना हुआ है। नहीं, ये वाला पेज है पढ़ाया हुआ, रंगीन पेज देखो तो। हाँ, ये है, ये होगा। लाओ पेज लाओ, कलम से पढ़ाया हुआ थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कलम से कलम वाला तो नहीं है, ये वाला है। क्या फायदा होगा? तब रखो तुम उसको। गरीबी माता गिलास। हाँ चलो, इसको रखो। है देखो, जब तक नहीं बनाएंगे कलम पर तब तक इसमें पता नहीं चलेगा लोग को। यहाँ देखो, ध्यान से समझो इस बात को। अब देखो, किरण ऐसे आ रही है ना, किरण ऐसे आ रही है ना, जाना चाहिए से। ये आपको हो गया, ये कौन माध्यम है? विरल माध्यम। ये कांच है तो ये क्या हो गया? सघन माध्यम। फिर ये हवा है, और ये भी क्या है? यहाँ पर हवा। विरल से कहाँ आएगा? सघन। विरल से कहाँ आएगा? सघन। अभिलंब तरफ क्या होगा? झुक जाएगा। जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाएगा वो किरण ऐसे जाएगी। और आपतन में जहाँ टकराएगा उसी क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इस पर लंब खींचेंगे तो ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। एन क्या हो गया? बोलो यहाँ से। ये अभिलंब हो गया। ये एन क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया? आतित किरण हो गया। वो ये मान लो कौन किरण है? आदित किरण है। अब यहाँ सघन है, अब यहाँ कौन माध्यम है? विरल। तो सघन से इस पर खींचो, अभिलंब ये खींच दिया, खींच देना अभिलंब। अब जाएगी किरण सघन से कहाँ जाएगी? अभिलंब से क्या होगा? दूर भाग जाएगा। जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाएगा नहीं। वो क्या होगा? थोड़ा सा ऐसे चली जाती है किरण। सीधा जाना चाहिए ना, मार्ग की तरफ से क्या होगा? डाइवर्ट होगा। ये किरण जाना चाहिए ऐसे, दोनों को मिलाओ, समझ जाएगा ना। तो ये किरण लास्ट में एक निकला नहीं है किरण, अंतिम किरण यही है ना, इसी का नाम है निर्गत किरण। लेकिन आपतित किरण का मूल पथ है ये वाला, है ना मूल पथ। तो निर्गत किरण, निकलने वाले किरण, आपतित किरण की मूल पथ का जो ये दिशा है ये, इसी के बीच को दूरी को कहते हो पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हो इसको? पार्श्विक विस्थापन कहते हो। और दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ये बात ध्यान रखना, समझ आ गया ना। यही बात यहाँ डिस्कस किया गया है, इतना जरूरी इसमें समझ में आ गया ना। जिंदा कर देते हैं इतना कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, खुद से कर सकते हो। नहीं वाला ने पढ़ाने में एकेडमिक कोर्स हो गया, उतना तो फुर्सत अब है नहीं, तो दिक्कत वैसे भी शिवम को दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोग ये बात डिस्कस कर ली। अब देखो अगला जो है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक वैसे जरूरी भी नहीं, अपवर्तनांक नहीं पूछा होगा एग्जाम में। पूछा है सर, पूछा है, डिफिनेशन पूछा होगा। इतना बात जितना पढ़ा है उतना जरूरी नहीं होगा। देखो अपवर्तनांक का मतलब क्या होती है? अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश को मोड़ने की क्षमता, समझ आ गया ना। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? प्रकाश को मोड़ने की क्षमता। जिस माध्यम का जितना अधिक अपवर्तनांक रहेगा वो प्रकाश उतना अधिक ही क्या करेगा? मोड़ेगा, समझ आ गया ना। अपवर्तनांक क्या होती है? कोई ले लो, एक माध्यम एक में प्रकाश की वेग बटा माध्यम दो में प्रकाश की वेग, इसी को क्या कहते हो? अनुपात को अपवर्तनांक कहते हो। माध्यम एक जैसे हवा है उसका उसमें प्रकाश का वेग, अब बटे क्या ले लेंगे? माध्यम दो में पानी का प्रकाश का वेग, उसमें क्या स्पीड है, दोनों को क्या कहेंगे हम लोग? अपवर्तनांक कहेंगे। इसमें इतना जरूरी अपवर्तनांक में है। अब देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक, कुछ माध्यम का यहाँ पर अपवर्तनांक है। जैसे शून्य का अपवर्तनांक कितना होगा? वैक्यूम का 1 होगा, हवा का इतना होता है, बर्फ कितना होता है, पानी कितना, ध्यान दे सकते हो। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन एक बार सर देख लीजिए। कौन क्वेश्चन है?
है यहाँ। अपवर्तनांक ही हीरे का अपवर्तनांक 2.42 जरूर लिखा होगा इस ये। कथन से आप क्या इसका हाँ तो क्या नहीं लिखल अभिप्राय? है, लिखा हुआ नहीं तो तुम्हारे फेयर में। हाँ सर है, ये मतलब अभिप्राय क्या है वो बताइए सर। अभिप्राय क्या है? हाँ सर। अच्छा बता देंगे। ये मेरे कॉपी में, उस कॉपी में फेयर में लिखा था, तूने लिखा था वहाँ से? कहाँ सर, हम तो उससे लिखे हैं सर। किससे लिखा है? साधन से। छोड़ दिया होगा, ये क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ था, हीरा क्लास पर बताएंगे। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 इतना अब लिख लेंगे, इसका वैसे क्या जगह समझ बहुत है खाली। आ जाएगा समझ में, इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया ना? बता दो, छोड़ देते नहीं था। हैं? अब ये क्लास हाँ, होने के बाद क्लास खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे, दूसरा मतलब। जी सर। अब देखो, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव क्या क्या हैं? अपवर्तन के प्रभाव क्या है? प्रकाश का अपवर्तन का पानी में डूब, ये तो फिर से लिखा हुआ है ये चीज़, ये तो पढ़ा दिए। लेंस या ताल हाँ लेंस टेंस पढ़ चुके हैं हम लोग, लेंस टेंस पढ़ चुके हैं, सब बता दिए हैं है ना? ये नहीं, ये पूछा हुआ नहीं होगा, जो लेंस में था नहीं, सब जरूर। प्रकार हमने पूछा लेंस हाँ का। जो लेंस में था ना, हाँ, ये सब बता दिए हैं, सब कल ही हो कल चुका बताए है हैं टॉपिक, ये डायग्राम सब कल ही ये हो चुका ये तो नहीं है पूछा है। लेंस में और चिन्ह चिन्ह परिपाटी तो परिपाटी डायग्राम नहीं बनाया है। नहीं बताए हैं सर, मतलब अति फोटो निकाले थे। जिस प्रकार से डायग्राम था ना दर्पण में, उसी प्रकार से हाँ डायग्राम सर, कितने हाँ। भी लेंस में, खाली वहाँ फोटो किसका बना देगा? लेंस का बात हो खत्म गया है, बस सर, वही समझ वाला गए गॉप सर, है लेंस बना में देंगे। भी। ठीक है। क्या हुआ है? ये हो गया, यहाँ से कौन सूत्र हो गया? ये लेंस सूत्र हो गया, वरना भी मैंने वहाँ प्लस था ना, यहाँ पर क्या है? एक तुम लोग का डबल फायदा हो गया, ओवरव्यू मिल गया सिलेबस का। हैं? इसमें एक गो का छूटल है, इसके बाद हाँ। एक चैप्टर के बाद ये सब ये और पढ़ बन जाएगा ना? इसमें भी आवर्धन वही है, प्रतिबिंब यहाँ क्या कहते हो? आवर्धन कहते हैं, देखिए जगह आवर्धन है। m बराबर 1 होगा तो उस कंडीशन में बात होगी। आप देखो यहाँ से लेंस की क्षमता इंपोर्टेंस बात है। पावर लेंस क्या होती है? किसी लेंस के फोकसंतर के व्युत्क्रम को क्या कहते हो? लेंस की क्षमता कहते हो, जबकि फोकसंतर मीटर में हो। कंडीशन यहाँ जरूरी होना चाहिए। लेंस की शक्ति बराबर P बराबर 1 क्या होती है? F होती है। और लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होती है? शक्ति की मात्रा डायोप्टर या डायोप्टर होती है। समझ में आएगा ना? याद रखना, P बराबर 1 इसका ये चीज़ जरूरी हो गया। दोस्तों तो आप मानव नहीं थे। हाँ। शांत रहो। क्या हुआ? लेंस की धनात्मक एवं ऋणात्मक शक्ति, शांत रहो नहीं तो घटा के लगा देंगे। उत्तल लेंस की शक्ति क्या धनात्मक होगी? क्यों? उत्तल लेंस का फोकस अंतर क्या होता है? धनात्मक होता है। अवतल लेंस का फोकस अंतर, इसका फोकस धनात्मक, तो इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? शक्ति धनात्मक होती है। अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है, क्यों? उत्तल लेंस की फोकस अंतर, अवतल लेंस की फोकस अंतर ऋणात्मक होती है। ये समझ में, कुछ खास नहीं इसमें है। उसके बाद चलो, मानव का नेत्र, आंख तो तुम्हारे पास में ही है, हैं? यहाँ पोगा सर मानव रे। निकालो मानव नेत्र। होते पर में बढ़िया से तो कुछ पैर सर्दी आती के दिमाग में घूमते रहते हैं। है यार, सब चित्र बनाए थे इसका। हम बना ही नहीं, कभी तुम्हें लेके आए हो? काहे लेके आएगा? मोबाइल अरे लोग सर अति निकाले सर, मानव नेत्र का फिगर है इसमें। फला वाला इसमें है किताब सर। हमने देखते हैं। मानव हां नेत्र शुरू में यही फेयर कर रहा है। जल्दी से निकल जो ना भाई, जल्दी से सब दिन का यही तो दिक्कत तुम लोग का है। जब नहीं था फेयर, तू कहता ना पढ़ाने से पहले मेरे पास नहीं, व्यवस्था कर लेते ना हम। अब तू ढूंढेगा, हैं? सर हो गया है यहीं पे लड़का देखिए। गया मरवा शादी करने के लिए, क्या मोरे ही ले लाए हैं? हैं? देगा दंग घर भैया ऊपर से, कहेगा तो ब्याह करने के लिए तो लाया हे यार, लाया है तू। हे यार। और यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है जिसमें हम लोग इसे गाइडलाइन दिखा सकते हैं ना, सब बात ध्यान रखना पड़ता है। बात नहीं मुझे तो नहीं दिखाएंगे इसमें हम। सर, यहीं से बता लेक्चर दीजिए। को बंद करो इसमें। हाँ सर, अब ठीक है। और चलो दिखा जाए तो उतना कौन देखेगा? चलो यहाँ से, समझ में आ गया ना? ज़्यादा पेज लाना ही नहीं है। जूम कर दीजिए खाली। हाँ अब गर्दा है सर। समझ में आ गया ना? हमरे फिगर से लेकिन इसका जूम पावर भी ठीक है। छोड़ो ना, जो हमारे फिगर जूम देखिएगा पावर तब गर्दा है यहाँ इसका। देखो, बैठो। समझ में आ गया ना? ये आदमी, ये मनुष्य का आँख है। समझ में आ गया यहीं ना? पे देखेंगे, ये यहाँ मेरे पे वाला गर्दा इमेज है ही नहीं। यहाँ पे देख पहला दिन ही वार जब तुम्हारे पास मानव नेत्र था, पहले क्लास से बोलता नहीं है, व्यवस्था हम कर हे, देंगे, बैठ मानव नहीं नेत्र का, रहे, बैठो जाओ। पढ़ाने वक्त तुमको कंटेंट ही नहीं है। अब देखो ये मानव नेत्र नहीं, हमको विश्वास नहीं होता किताब वाला फिगर पर। हम जो पढ़ाए हमको उसी विश्वास, दूसरा विश्वास हमको नहीं होता है। देखो कुछ कुछ फैक्ट्स बता देते फिर भी लाया नहीं है। ये जो देख रहे हो मांसपेशी, ये मांसपेशी देख रहे हो ना? ये मांसपेशी इसे कहते हो लेंस। ये क्या है? नेत्र लेंस है। इसे ये उत्तर लेंस इसमें लगा होता है। समझ में आ गया ना? इस नेत्र लेंस को एक यहाँ मांसपेशी रखा है पकड़ करके, जिसे पक्षाम भी पेशियाँ कहते हो, सिलेरी मसल्स जिसे कहा जाता है। समझ में आ गया ना? अब ये हो गया नेत्रोद, ये हो गया यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है हटा, इसको नहीं पढ़ाएंगे इस इमेज से, तुम लोग तो बेवकूफ़ साफ हो। वैसे एग्जाम में तुमको दृष्टि दोष पूछेगा, ये बात भी है। समझ में आ गया ना? जानकारी दे देते अब नहीं है। मानव नेत्र से पूछेगा ना,
मानव नेत्र का रट लेना फिगर कैसे बनता है समझ सकते हैं, समझ जाएगा ना। अब बाकी जानकारी मानव नेत्र का दृष्टि दृष्टि दोष पूछता है, बीमारी बन जाएगा ना, और उसका उपचार पूछेगा, तो वो हम डिस्कस कर देते हैं। हम जो पढ़ाए थे हमको पता है ना क्या क्या कंडीशन दी थी, अल्लाह वाला फिगर दिया, कुछ चीज़ दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, कुछ गलतियाँ दिखाया, ठीक से फिगर नहीं बनाया है। गाइड का हम किताब तहत में गलती पकड़ लेते हैं, तो तुम्हारा तो गाइड है, तो है उसका तो बातें अलग है। छाप लो ना बढ़िया हाँ समझ जाएगा ना। एक चीज़ तो पता होगा पहले से कि स्पष्ट देखने की दूरी कितना होती है, 25 ये सबको पता होता है, समझ जाएगा ना। एक होती है दूरबिंदु, फार पॉइंट। दूरबिंदु मतलब होता है जहां आंख देख पाता है अनंत तक, जितनी दूर तक तुम मैक्सिमम देख सकते हो, उसे क्या कहते हैं, आंख का दूरबिंदु, समझना है ना। सामान्य आंख या स्वस्थ आंख किसे कहेंगे, जो आंख 25 सेंटीमीटर तक और अनंत तक बढ़िया देख सके, साफ साफ देख सके, उसे क्या कहते हो, समान आंख या स्वस्थ आंख कहते हो, समझना है ना। उसे समान आंख या क्या बोलेंगे हम लोग, स्वस्थ आंख बोलेंगे। निकट बिंदु क्या कहते हैं, जब आंख कम से कम जितनी दूरी पर रखी वस्तु को आराम से देख ले, कोई कष्ट नहीं हो देखने में, उसे कहते हो निकट बिंदु। युद्ध करने जाएगा पाकिस्तान से, लेके जाएगा खराब का हथियार, घंटा जाएगा वहीं पर बॉर्डर पर। दोषपूर्ण आंख किसे कहते हो, जो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को और अनंत तक की वस्तु को बढ़िया से देख पाएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, दोषपूर्ण आंख कहेंगे। इसमें क्या है, बीमारी है। और स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ये बात हो गया। इसके बाद चलो, आँख में होता है दोष इम्पोर्टेंट है, 3 प्रकार का दोष होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, या जिसे लघु दृष्टि दोष कहते हो, जिसे कहते हो मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष या जराक्स, उसे कहते हो प्रेस बायोपिया। जो दोष आदमी को है वहीं का वस्तु दिखाई देगा, समझ में आ गया ना। एक रखो मूल मंत्र याद, जो दोष है कहाँ दिखाई देगा, बस बस याद हो गया पूरा दोष। कौन दोष है, निकट दृष्टि दोष, कहाँ दिखाई देगा वस्तु, दूर करने देगा दिखाए। जो आँख निकट वस्तु को साफ साफ देख सके लेकिन दूर वस्तु को साफ साफ नहीं देख, उसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। याद हो गया ना, ये हो गया। अब देखो ये तो समान आँख का ये जो फिगर है, यहाँ पर नेत्र लेंस लगा हुआ है ना। यहाँ से देखो इस प्रकार से हमने आँख का इमेज बनाया है, इस प्रकार से मान लो आँख का इमेज बनाया। यहाँ क्या लगा हुआ, लेंस लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, तो ये अपना इस प्रकार से दिखा दिए। किरण ऐसे आई, किरण ऐसे आई, ऐसे क्या होगी, किरण यहीं पर कट गई। प्रतिबिंब यहाँ होती है रेटिना, रेटिना बनती है इमेज, लेकिन रेटिना तक पहुँच ही नहीं पाई, पहले ही क्या हो, किरण आपस में कट गई। तो जहाँ कटती है प्रतिबिंब वहीं पर बनती है, तो प्रतिबिंब बन गया यहीं पर। हमको क्या करना है, इसको फैला करके यहाँ लगाना है, इसीलिए फैलाने का काम कौन करता है, अवतल लेंस। यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लगा देंगे, अवतल लेंस। तो किरण के क्या करेगा, फैला करके यहाँ पर कटा देगा, इस प्रकार से बन जाएगा ना, रेटिना पर पहुँचा देगा। इससे क्या होगा कि हम दूर की वस्तु को भी आराम से, निकट दिखाई, दूर को दिखाई नहीं देगा, दूर वस्तु को आराम से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये वाला बात हो गया। ये किसमें हो गया, निकट दृष्टि दोष में हम लोग बात कर लिए, समझ में आ गया ना। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लिखा ही नहीं है, इसका उपचार कहाँ है, तुम्हारा उपचार लिखा होगा, उपचार सर, निकट दृष्टि का उपचार कहाँ लिखा हुआ है, सर लिखा होगा शायद जरूर नहीं लिखल है सर, कहाँ हे है या उपचार? जरा है, निकट का उपचार लिखा होगा, छोड़ दिया होगा, चलो होगा, बढ़िया है, छोड़ दिया उसमें नहीं था सर, सब होगा। किससे लिखा था फिर तू, सर उसी उसका कराए थे ना, बोले थे उसी में से हाँ, कर लेंगे। भांग पी के किया होगा फिर, समझ में आ गया ना। के कारण ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उपचार नहीं लिखाएंगे, उपचार एकदम पूछता है, हम सब चीज बताए होंगे, उद्यान के यहाँ होगा, 2 लाइन छोड़ कर तीसरा लिख लिया होगा। सर बोलिए सर, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ अब उतना 2 लाइन नहीं, बाद में करवा देंगे, याद रखना, फिर करवा देंगे दिन बुलवा करके, समझ में आ गया ना। ठीक है सर। अब देखो उपचार यही है कि इसका उपचार करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं चश्मे के रूप में, समझ में आ गया ना। दूर दृष्टि दोष हो गया, कहाँ वस्तु दिखाई देगा, दूर करने की वस्तु दिखाई नहीं देगा, समझ में आ गया ना। और इस दोष का कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाती है, यानी नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी क्या होती है, आपस में घट जाती है, ये हो गया। और या ये हो सकती है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से क्या होगा, पतला हो जाएगा, समझ जाएगा ना। तो उस तो पढ़ा होगा टॉपिक, ये वो डीप में हम लोग बात किए थे, अभी हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं ना, समझ जाएगा ना। ठीक है, अब चलो, अब हो गया, अब ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, दृष्टि दोष पढ़ा दिए ना, बाकी नहीं पूछेगा इधर। तो इसमें याद रखना, इस दोष को क्या करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष का उपचार हम लोग करते हैं किससे करते हैं उपचार,
उत्तल लेंस लगाने से ये दोस्त क्या होती है, उपचार होता है। उपचार हो जाती है। कल चला जाओगे? अच्छा, इतना जल्दी लगा लो लेके? नहीं, यहाँ पर तीनों में क्या लिखा हुआ है, अंतर लिखा हुआ है। संबंधी बहुत डीप में पढ़ाए फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में, समझ लो इतना। तो इतना बहुत बाद में फिर हम ही पढ़ाएंगे तो हमको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा। बहुत समुद्र में ज़्यादा। गए थे, समझ में आ गया ना? वो सारे प्रिज्म बता दीजिए। हाँ, थोड़ा फ्रिज सा में है फ्रिज में जान लो। ये पूछा ये क्वेश्चन। देखो फ्रिज में जान लो। बता दीजिए मतलब उसके बाद अरे तो सर जी बताइए। देखो आज लोग रहते मैं से पुष्ट में अरे शांत रहो, पहले पढ़ लेना तब मारे। शांत रहो। ऐसी किरण आएगी, लंब अभिलंब हमेशा कहाँ होता है, जिस सरफेस पे किरण आती है उसके परपेंडिकुलर। यहाँ अभिलंब खींच दिया। ये विरल माध्यम है, ये कांच है, ये सघन माध्यम। विरल से कहाँ जाएगा, अभिलंब की तरफ क्या होगी, जाना चाहिए। ऐसे ना नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे किरण चली जाएगी, यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ पे क्या खींचो, अभिलंब खींचो। सघन से कहाँ जाएगा, सघन अभिलंब क्या अभिलंब से दूर चल जाए, सघन से जाएगा, विरल में अभिलंब से दूर भागेगा। तो जाना चाहिए ऐसे, अभिलंब से क्या होगा, बेवफा हो जाएगा। तो ये हो गया जो लास्ट में निकला ना किरण, उसी क्या कहते हो, निर्गत किरण कहते हैं उसी को। ये हो गया आपतित किरण। ये हो गया प्रिज्म से प्रकाश का आने वाली जाने वाली ये इमेज पूछेगा। इसी को जब प्रिज्म से प्रकाश करती है ना, तो प्रकाश कितने रंग में विभक्त होती है, 7 कलर में क्या होगी, विभक्त हो जिसे जाएगी। दिव्यगोयर कहते हो। जिसे क्या कहते हो, दिव्यगोयर कहते हो। बैजानी पिनाला, समझ में आ गया ना? अब इसमें पिनाला लाल होती है सबसे ऊपर, और बैगनी रंग होती है सबसे नीचे। क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर है ना, दिव्यगोयर लिखा है ना, दिव्यगोयर बैजानी पिनाला। लाल रंग सबसे ऊपर है, तो क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है, अधिक होता है। अब बैगनी सबसे क्या होता है, कम होता है। इसीलिए लाल रंग ज्यादा दिखता है, बैगनी कम दिखेगा। समझा गया ना? सूरज भगवान सुबह में भी शाम में भी यही कारण है कि लाल रंग का वेवलेंथ अधिक होता है ना, लाल रंग का तरंग वेवलेंथ अधिक होती है, जिसके कारण से क्या होती है, ज्यादा दूरी क्या होगा वो, जिसके कारण वो क्या होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यही है। हाँ, यही है। है ना लिखा हुआ। जब प्रकाश की किरण गुजरती है प्रिज्म से, तो अपने अवयव रंगों में क्या होती है, विभक्त होती है। यही इसी घटना को प्रकाश का डिस्पर्शन ऑफ लाइट्स कहते हैं। यही बात लिखना उसमें है। दिव्यगोयर समझ में आ गया होगा। छोड़ो ना वो सब, अब गया समय 7500 वाला अब तो हो गया खत्म है। दुनिया का पढ़ लिया 7600 7500। चलो खत्म करो, अब जा करके करंट पढ़ लेना। वही बच्चा को पढ़ा दीजिए सर। अब कौन पढ़ेगा, ये सर इधर पढ़ा दीजिए न पूरा। यही सर, जीवन यही में बता ये भी पूछता है, बहुते पूछा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रफ्तार प्रतीत क्या होता है। देखो जब सूर्य ये है ना, 3 चैप्टर। ये क्या है, यहाँ पर अक्षर है, तुम यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर तुम खड़े हो ना, और ये सूर्य भगवान है, दोपहर के समय में है। ये किसके, शाम या सुबह का समय होगा, इस प्रकार से नहीं, सुबह या शाम मानो। तो ये तुम्हारा आँख के सीधा होगा, वो हो गया हॉरिजॉन्टल, उसके नीचे होगा सूर्य, होगा ना। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रफ्तार प्रतीत होता है, क्यों। अब देखो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य को ज़्यादा दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा हमारे आँख तक पहुँचने में, करना पड़ेगा ज़्यादा दूरी ट्रेवल। और सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, लाल कलर का। इसीलिए लाल कलर ही आँख तक पहुँच पाता है, बाकी कलर आँख तक नहीं पहुँच पाएगा, वायुमंडल में ही रह जाते हैं। इसी कारण से ये होता है जो लिखल है, सूर्य सुबह और शाम लाल तुमको कलर दिखाई देगा। अभी ना। और दोपहर में क्या होता है, उजला दिखाई देता है, क्यों कि दोपहर में सातों कलर कुछ कुछ पहुँचती है ना, इसीलिए हमको जैसा कलर दोपहर में उजला दिखाई देता है, यही कारण है। और एक आध पॉइंट बता दीजिए। हाँ, और क्या बताएंगे, पूछो। यही बच्चा को यही बता दिए प्रकीर्णन के बारे में। है प्रकीर्णन नहीं जरूरी है, प्रकीर्णन नहीं पूछेगा, और कुछ पूछो। मारियन सर बता यही दीजिए सर, ना। ये जो था तभी जो बताए यही थे, सर। पार्श्विक विस्थापन यही वही सर। बनाना है। ये कांच के आयताकार हाँ, सिल्ली में हाँ। से अपवर्तन की दो, यही अभी ना तो बनाए हैं। सर हे फिगर बड़ी टफ तनी वो देख रहे हैं वो टफ फिगर कुछ नहीं है, अब वो सब नहीं पढ़ो। हाँ बता दीजिए ना। कितना पढ़ेगा, क्वेश्चन है, हैं? देखिए ना, लेंस थोड़ा को कैसे तीन पर बिना है। छुए, मतलब उसी टाइप से हैं? हाँ, तो वही प्रकार से छुओ ना। लेंस का हाँ तो छुओ ना, जिसका किनारे पे निचला भाग हाँ, मोटा समझ होगा गया, तो उत्तल होगा। सर हाँ। एकरा वैसे तो वो पहला दूसरा चैप्टर का वीडियो डाले हैं ना शुरू में बना के, दोनों का के एगो पहला चैप्टर है 80% सिलेबस है, दूसरा बढ़िया का नहीं से है। आपका मिल उसमें बढ़िया पढ़ाया हुआ है, बहुत लेवल मिल जाएगा। कितना पढ़े थे तो समझ में आ गया। चलो अब बंद करेंगे टॉपिक्स को।